विजन कॉम्पिटिटिव अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का लेक्चर हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चले हुए हैं, तो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को ना परेशानी आ रही है। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं उनको पता नहीं लग पा रहा है कि आने वाले एग्जाम, जिनका अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में उनका एग्जाम है, तो वो ये चीज कहीं से कंफर्म नहीं कर पा रहे, क्या उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे कि हम क्या पढ़ें एक्चुअल में मेन टॉपिक। तो ये वीडियो जो है उन्हीं मेन टॉपिक्स को कवर करेगा और आप इस वीडियो पर बने रहें। आप पूरी वीडियो को देख के जाएं एग्जाम देने से पहले, ताकि आप लोग जब एग्जाम देने बैठे तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। और फिलहाल में ये जो एग्जाम है अभी 14 से लेकर जो आपका 20 तारीख तक का एग्जाम हो चुका है, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया गया है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। तो एंशियंट में मगध एम्पायर जो है आपका, और जो जैन और बौद्ध धर्म है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम टाइम पूछ रहे हैं इसके अंदर। मिडिवल हिस्ट्री में आपका विजयनगर एम्पायर पूछ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, अरेबिक जो फ्रांसिस और चाइनीज ट्रेवलर आपके आए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेवलर्स के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल लीग, आपका कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इंडिविजुअल मूवमेंट, इन मूवमेंट्स को लेकर, यानी सीधे सीधा हम कहें तो गांधीयन एरा से लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जा रही हैं, फेमस आर्टिकल्स, बजट पूछे जा रहे हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट पूछे जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको पॉलिटी करना है ना, तो आप इस वाले टॉपिक पे काफी फोकस करिएगा। तो ये क्लास में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है बिल्कुल अच्छे से आपको कराए जाएंगे, तो क्लास पे बने रहिएगा मेरे साथ में। इसके बाद में यहाँ पर गेम्स में आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ गया, जो आपका करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, एशियन गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो गए, और जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो टाइप ऑफ रॉक, टाइप ऑफ माउंटेन, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ सॉइल, फेमस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद कल्चर की बात करें तो स्टेट फेस्टिवल्स, डांस रिलेटेड, डांस है उनसे रिलेटेड जो पर्सन है उसके बारे में बात करी जा रही है, फेस्टिवल्स के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर। और जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में आपका टाइप ऑफ बैंकिंग, नेशनल इनकम, जीडीपी, 5 ईयर प्लान, सेंसस 2011 और एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स जो कि 1991 में भारत में आते हैं। और फिर आपका आता है मिसलेनियस। तो ये हैं आपके क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट में सबसे पहले आपका मगध डायनेस्टी आ जाती है। तो ये आपकी मगध है। तो मगध डायनेस्टी के अंदर आपका सबसे पहले जो फाउंडर फाउंडर डायनेस्टी है उसको बोलते हैं हरियंग। क्या बोलते हैं? हरियंग डायनेस्टी। हरियंग डायनेस्टी का जो समय है 544 से 413 बीसी के बीच में रहता है। और हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में जो फेमस राजा बनते हैं वो बनते हैं अजात शत्रु। ठीक है, बिंबिसार के बाद में अजात शत्रु बनते हैं। और बिंबिसार और अजात शत्रु दोनों के दोनों जो गौतम बुद्ध थे उनके कंटेम्प्रेरी, उनके समकालीन रहते हैं। इसके हरियंग डायनेस्टी के बाद में सेकंड डायनेस्टी आती है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के जो राजा रहते हैं वो शिशुनाग रहते हैं। और इसी शिशुनाग डायनेस्टी के जो दूसरे किंग बनते हैं वो कौन बनते हैं? कालाशोक। शिशुनाग के बाद में आती है आपकी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद फाउंडर है नंद डायनेस्टी के। और पूरे के पूरे मगध एम्पायर में पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो कि राजपूत डायनेस्टी नहीं थी। ये डायनेस्टी कह सकते हैं कि ये नाई थे, जाति से ये लोग नाई थे। तो नंद डायनेस्टी इसलिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नंद डायनेस्टी के जो आखिरी राजा होते हैं वो होते हैं आपके धनानंद। कौन होते हैं? धनानंद होते हैं। धनानंद को जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, इनको मारने के बाद में एक नई डायनेस्टी क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है मौर्य डायनेस्टी। तो नंद के बाद आते हैं मौर्य। और मौर्य के बाद मौर्य के जो आखिरी राजा होते हैं, मौर्य के जो लास्ट राजा होते हैं, इनका नाम होता है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को उन्हीं के कमांडर इन चीफ शिशुनाग मार देते हैं। और शिशुनाग मारने के बाद में सुंग डायनेस्टी, ठीक है, सॉरी करेक्शन है, शिशुनाग नहीं है, पुष्यमित्र सुंग है। तो पुष्यमित्र सुंग जो है बृहद्रथ को मार के सुंग डायनेस्टी को क्रिएट करते हैं मगध डायनेस्टी में। तो मौर्य के बाद में सुंग आते हैं। और सुंग के बाद में लास्ट आता है आपका कनवा डायनेस्टी। कनव डायनेस्टी के बाद में कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है मगध। और इसके बाद में आता है आपका गुप्ता डायनेस्टी।
और गुप्ता डायनेस्टी अगर आप पढ़ेंगे तो गुप्ता, जो गुप्ता हैं आपके, इसमें आपके श्रीगुप्त इसके फाउंडर हैं। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं आपके। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में आपका आता है स्कंदगुप्त, सॉरी कुमारगुप्त आता है। और कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त आता है। ये कुछ राजा हैं। तो इन राजाओं के बारे में फिलहाल में आप इतना ही याद रखिए, ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो आ रहा है ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर आपको टॉपिक्स के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जैन धर्म में। और जैन धर्म में भी हमारा किससे बात करेंगे हम? महावीर स्वामी से बात करेंगे। ठीक है, किससे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है जैन, जो जैनिज्म है, जैन धर्म है, इसके 24th तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में होता है। कहां होता है? वैशाली के कुंडग्राम में। और इनकी डेथ कब होती है? 468 बीसी में होती है। कहां होती है? पावापुरी राजगृह में। ठीक है, राजगृह जो है मगध की फर्स्ट डायनेस्टी भी रही है। और कितनी साल की उम्र में इनकी डेथ होती है? 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बात करें जो महावीर थे, इनके मदर और इनके फादर कौन थे? तो फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला कौन थी? जो लिच्छवीज थे, लिच्छवी नरेश की जो चेटक थी, उनकी बहन हुआ करती थी। इसके बाद में वाइफ, वाइफ का नाम था इनकी यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी। बेटी का नाम क्या था इनका? प्रियदर्शिनी। और इनकी बेटी की जिससे शादी हुई थी उनका नाम था जमाली। तो इनके जमाई का नाम क्या था? जमाली। और जमाली जो है महावीर स्वामी के फर्स्ट डिसिपल या फर्स्ट फॉलोवर या पहले शिष्य भी यही बने थे। इसके बाद नेक्स्ट है रिनंसिएशन, यानी महावीर ने अपना घर कब त्यागा, घर कब छोड़ा इन्होंने? तो महावीर 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, महावीर कितने साल की उम्र में घर छोड़ते हैं अपना? 30 साल की उम्र में घर छोड़ते हैं। इसके बाद में इनको केवल्य, केवल्य होता है एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को कब हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को कितने साल की एज में हुई? 42 साल की उम्र में। ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को कितने साल की एज में हो जाती है? 42 साल की उम्र में हो जाती है। ठीक है, और कहां पर होती है? त्रिजुपल्लिका रिवर होती है। त्रिजुपल्लिका रिवर, उसी के किनारे ये बैठे थे, सोल ट्री के नीचे, साल का वृक्ष होता है, उसी के नीचे बैठे थे और वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के अंदर स्पेशल टीचिंग्स हैं। उन टीचिंग्स को त्रिरत्ना कह के बुलाया जाता है। और ये त्रिरत्ना में पहला है आपका राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन, दूसरा है राइट नॉलेज यानी सम्यक ज्ञान, और तीसरा है राइट कंडक्ट यानी सम्यक आचरण। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म को स्पेशल कुछ थॉट्स हैं जैन धर्म के, जैसे कि जैन धर्म जो है ये कर्मनिज्म यानी कर्मवाद में विश्वास रखता है। कठिन तप पर ये विश्वास करता है, बिलीव करता है। इसके बाद में जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? पंच महाव्रत। और इन पंच महाव्रतों में क्या क्या होगा? अहिंसा होगा सबसे पहले, फिर सत्य होगा, फिर अस्तेय होगा और फिर अपरिग्रह होगा। ठीक है, इसके बाद में जो ये जो पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य का, ये पांचवा जो ब्रह्मचर्य व्रत है ये महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ऐड किया था। और बाकी के जो 4 महाव्रत हैं, यहां से लेके यहां तक के जो 4 महाव्रत हैं, ये जो 23वें तीर्थंकर हैं, पारसनाथ जो हैं जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर हैं, और इन्होंने ही 4 महाव्रत दिए थे। और 5वां महाव्रत जो दिया था महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शादवाद। ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। ये एक सिस्टम है जैन धर्म में। अगर आपको अपने जीवन से उबाऊ महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि अब जीवन किसी काम का नहीं है और आप समाधि लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको शादवाद और संलेखना दोनों के दोनों सिस्टम आपकी मदद करते हैं। तो संलेखना सिस्टम से किस सम्राट ने अपने प्राणों को त्यागा था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो संलेखना सिस्टम से जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य डायनेस्टी के, इन्होंने अपने जो प्राण थे संलेखना सिस्टम से त्यागे थे। आज के कर्नाटक के अंदर जो श्रावण बेलगोला है उस जगह के अंदर। इसके बाद में जैनिज्म हैज एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइटीज बट हैज केप्ट देयर प्लेस बिलो द जिन, यानी जैन धर्म जो है जो हिंदुओं की देवी और देवता होते हैं इनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करता है। प्रेजेंस को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करते हुए ये हिंदू देवी देवताओं को
जो जैनिज्म में जिन होता है, जो सुप्रीम पावर मानते हैं, उनसे हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के अंदर जो एग्रीकल्चर है, जैन धर्म के अंदर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद में जो वॉर वॉर वाला सिचुएशन है, युद्ध करना भी वर्जित बताया गया है, एग्रीकल्चर को वर्जित बताया गया है कि एग्रीकल्चर ही नहीं करना चाहिए। इसके बाद में जैन धर्म का रिलीजन की बात करें तो जैन धर्म जो रिलीजन है, ये ऑल रिलीजन में विश्वास करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलीजन को नीचे दिखाने के काम करता है। इसके अलावा जो पुनर्जन्म पुनर्जन्म वाला सिस्टम है, ठीक है, री इनकारनेशन वाला सिस्टम होता है, पुनर्जन्म के एक बार इंसान मर जाए तो उसका दोबारा जन्म होता है, तो इस पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके बाद में महावीरा हिज गेव हिज टीचिंग इन प्राकृत लैंग्वेज। जो महावीर थे, उन्होंने अपनी जो जितनी भी शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स है, किस लैंग्वेज में दी है? प्राकृत में। और प्राकृत लैंग्वेज जो है, ये जैन धर्म की भी भाषा है। ठीक है, प्राकृत क्या है? जैन धर्म की भाषा है। जो इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद, अमोघ वर्षा और खारवेला रूलर्स, ये वो सम्राट हैं, ये वो राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करा है। इसके बाद में गोमतेश्वर की मूर्ति है आपकी, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, ये कहां पर है? आज के कर्नाटक में। और कर्नाटक में जहां पर गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, यहां पर हर साल हर 5 साल के बाद में एक मेला लगता है, जिसको जैनों का कुंभ का मेला भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहां लगता है? कर्नाटक में। और गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहां पर है? ये आपकी कर्नाटक राज्य के अंदर है। नेक्स्ट है आपका जैन साहित्य। जैन लिटरेचर की बात करें तो इसमें आगम, ठीक है, जो जैन साहित्य उनको क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं, आगम। इसके बाद में दो आपको बुक मिलेगी इसके अंदर, एक कल्प सूत्र, एक भगवती सूत्र। तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र दोनों के दोनों जैन धर्म से रिलेटेड है। कल्प सूत्र आपकी भद्रबाहु ने लिखी है, और भगवती सूत्र जो है, इसके अंदर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर से रिलेटेड सिंबल। तो महावीर से रिलेटेड सिंबल कौन सा है? शेर, लायन। ठीक है। और 23rd जो पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। महावीर ने अपना पहला सेरेमन, फर्स्ट उपदेश कहां दिया? पावापुरी में दिया। इसके बाद जैन टेम्पल की बात कर लें। जैन धर्म के अंदर जो काफी फेमस टेम्पल है, एक टेम्पल है आपका दिलवाड़ा, और दूसरा टेम्पल है आपका गिरनार। तो दिलवाड़ा टेम्पल जो है, ये आपका राजस्थान के माउंट आबू में है, और जो गिरनार टेम्पल है, ये आपके गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्या है आपका भाई? जो आपका बौद्ध धर्म है, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म के फाउंडर है गौतम बुद्ध, जिनका निकनेम सिद्धार्थ भी है, मूल नाम सिद्धार्थ है, बाद में इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म जो है, ये ईश्वर और आत्मा दोनों को एक्सेप्ट नहीं करता, दोनों को नहीं मानता है। इसके बाद में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपका विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक आपके आते हैं। विनय पिटक आता है, सूत पिटक आता है, और अभिधम पिटक आता है। तीनों के तीनों पिटक जो हैं आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है भाई। इसके बाद बौद्ध धर्म की अगर मैं डिटेल में जाऊं थोड़ा सा, तो गौतम बुद्ध की बात होती है इसमें। ठीक है, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जो है हमारे, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो ये कहां पर हुई? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुई। पहला उपदेश कहां दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। इसके बाद में गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे? तो सारिपुत्र थे, आनंद थे, कसापा थे, उपाली थे, मोगलन्ना थे। ठीक है। और गौतम बुद्ध में त्रिरत्न वाला सिस्टम भी है। और त्रिरत्न में कौन कौन से सिस्टम है? बुद्ध, धम्म और संघ। वहां त्रिरत्न जो थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट है जैन धर्म में, यहां बुद्ध, धम्म और संघ होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में होता है। कहां पर होता है? लुम्बिनी में होता है। डेथ कब होती है? 483 बीसी में होती है। कहां होती है? कुशीनारा में होती है। गौतम बुद्ध की मदर और फादर की बात कर ले तो गौतम बुद्ध के फादर का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। और गौतम बुद्ध की एक आंटी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध का लालन पालन, उनका पोषण भी करती है जब माया देवी की डेथ हो जाती है। इसके बाद में गौतम बुद्ध की वाइफ और गौतम बुद्ध का एक बेटा था। तो वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा, और बेटे का नाम क्या था? राहुला। बेटे का नाम राहुल और वाइफ का नाम यशोधरा था। इसके बाद बात करें रिटायरमेंट, यानी गौतम बुद्ध ने संन्यास कब लिया? गौतम बुद्ध ने संन्यास कितनी उम्र में लिया? घर उन्होंने कब छोड़ा? तो गौतम बुद्ध ने संन्यास 29 साल की उम्र में लिया। और इनको ज्ञान जब मिला तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाणा। तो निर्वाणा कब मिला इनको? 35 साल की उम्र में मिला। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध बिलोंग्स टू द क्षत्रिय। गौतम बुद्ध जो है क्षत्रिय जनजाति से रिलेटेड थे, क्षत्रिय जाति से। और क्षत्रिय में भी कौन थे? शाक्य वंश। किस वंश से रिलेटेड थे? शाक्य वंश से।
गौतम बुद्ध के टीचर की बात करें तो अलार कलाम गौतम बुद्ध के टीचर हैं भाई। इसके बाद में बुद्धा वाज द ऑल्सो कॉल्ड मैत्रेय, यानी गौतम बुद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है। गौतम बुद्ध हो गया, सिद्धार्थ हो गया, फिर उनको मैत्रेय भी बोल देते हैं, उनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, उनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है भाई? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी बोल देते हैं, शाक्य मुनि भी बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसके बाद में धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन एग्जाम में बहुत बार आता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और गौतम बुद्ध ने जब पहली बार अपना उपदेश दिया था तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद में प्रजापति गौतमी के बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रजापति गौतमी इनकी आंटी थी, इन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा। इसके बाद में गौतम बुद्ध से उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं, जैसे उनकी घटना, जैसे जन्म है उनका, तो जन्म को क्या बोलते हैं? जन्म रिलेटेड है कमल और सांड से। ठीक है। इसके बाद में अगर रिलिंक्विशमेंट की बात करें, गृह त्याग की बात करें, तो गृह त्याग का सिंबल क्या है? घोड़ा। ज्ञान का सिंबल क्या है इनका? जब इनको नॉलेज मिली तो पीपल, बोधि वृक्ष। ठीक है। इसके बाद में डेथ का सिंबल क्या है इनका? स्तूप। गौतम बुद्ध की जब डेथ हो गई थी तो उसका सिंबल क्या है? स्तूप है। नेक्स्ट है आपका मिडिवल हिस्ट्री। एंशियंट यहां खत्म होती है, अगला टॉपिक आपका मिडिवल हिस्ट्री होता है। ठीक है भाई। तो मिडिवल में देखते हैं हम हमारे लिए पढ़ने लायक क्या है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत हमारे सामने आती है। दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग जो होती है वो तोमर डायनेस्टी से होती है, और खत्म जो होती है वो आपकी लोधी डायनेस्टी से होती है। तो सबसे पहले आते हैं आपके तोमर। तो तोमर डायनेस्टी में राजपूत डायनेस्टी होती है, और तोमर डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के बाद में आते हैं चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसके बाद में चौहान डायनेस्टी के खत्म होने के बाद में तुर्क डायनेस्टी भारत में आ जाती है, और इसी तुर्किश डायनेस्टी के पहले फाउंडर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम डायनेस्टी होती है पहली। ठीक है। कौन सी होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं आपके। इसके बाद में इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्ताना आती है। रजिया सुल्ताना के बाद में आती है आपके बलबन। ठीक है। तो ये कुछ फेमस रूलर है तुर्क डायनेस्टी के। तुर्कों के बाद में आते हैं आपके खिलजी। स्लेव डायनेस्टी के बाद में क्या आते हैं? खिलजीज आते हैं। खिलजीज के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद आते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। समझ रहे? चलिए देखते हैं। तो खिलजीज के बाद में आते हैं तुगलक। तुगलकों के फाउंडर होते हैं गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में आते हैं फेमस रूलर मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी भारत में। इसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो इंसान है जिसने फिरोजाबाद नगर बसाया। इसके बाद में फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि दिल्ली के अंदर है, जो कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं हमारे, ठीक है, अरुण जेटली, उनके नाम पे रखा गया है। और इसके अलावा जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल थी वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक के बाद में सैयद डायनेस्टी आ जाती है। तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं खिज्र खान। खिज्र खान फाउंडर रहते हैं, और इनका डायनेस्टी का समय लगभग 1414 से लेकर 1451 के बीच में रहता है। और ये समय समय कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 1414 से लेकर 51 के बीच का होता है। समय कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। और सैयद के बाद में आते हैं लोधीज। ये आखिरी डायनेस्टी है हमारी। लोधीज में बहलोल लोधी जो है इसके फाउंडर हैं लोधीज के। और लोधीज में जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी के बाद में आते हैं आपके इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को हराने का काम करते हैं बाबर। बाबर जब इनको हरा देते हैं तब दिल्ली में, या हम कहेंगे भारत में, एक नई डायनेस्टी का चलन शुरू होता है जिसको बोलते हैं मुगल। ठीक है। क्या बोलते हैं? मुगल्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पूछा गया था विजयनगर एम्पायर, यानी साउथ इंडिया से क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी आपकी रूल करती हैं। 4 डायनेस्टी शासन करते हैं विजयनगर एम्पायर के अंदर। चारों डायनेस्टी में पहली डायनेस्टी आपकी संगम डायनेस्टी, इसके बाद में सुलुभ, इसके बाद में तुलुभ, और इसके बाद में अराबिडू। 4 डायनेस्टी आपकी शासन करेंगी। इसमें विजयनगर एम्पायर को विजयनगर एम्पायर के फाउंडर मेंबर की अगर बात करी जाए तो हरिहर और बुक्का, 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट किया था 1336 में, और ये एम्पायर जो है 1616 तक चला है। इसके फाउंडर हरिहर और बुक्का 2 भाई रहे, और इन्होंने अपना एम्पायर जो तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, इसी के पास में विजयनगर एम्पायर बसाया। ये हिंदू साम्राज्य था नीचे। ठीक है। इसके बाद में तुंगभद्रा जो रिवर है इसके किनारे कौन सी सिटी बसी हुई है? हम्पी।
हम्पी काफी फेमस सिटी है, जैसे गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी आपको मिलेगा। सेम वैसे साउथ इंडिया में हम्पी काफी फेमस है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण देव राय। देखिए आपकी चार डायनेस्टी मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली संगम, फिर सुलुभ, और फिर तुलुभ। जो तीसरी डायनेस्टी है तुलुभ, तुलुभ डायनेस्टी से रिलेटेड है आपके कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने एक बुक लिखी थी अमुक्त माल्यदा, काफी फेमस बुक है। और कृष्ण देव राय जो है जब आपके नॉर्थ इंडिया में जब मुगल शासन कर रहे थे, तो कृष्ण देव राय किसके समकालीन है, किसके कंटेम्प्रेरी है? तो कृष्ण देव राय जो है, जो आपके बाबर थे, बाबर के कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय जब साउथ में शासन कर रहे थे, तब नॉर्थ में कौन सा डायनेस्टी शासन कर रही थी, राजा का नाम क्या था? तो नॉर्थ में उस समय मुगल शासन कर रहे थे, और मुगलों के जो राजा थे उसमें बादशाह थे, उनका नाम क्या था? बाबर। कृष्ण देव राय तुलुभ डायनेस्टी से रिलेटेड है, तुलुभ वंश से रिलेटेड है। कृष्ण देव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम क्या था? डोमिंगो पेस। तो ये जितने भी आपके ट्रेवलर्स आए ना, ट्रेवलर्स आपको याद रखने हैं। तो डोमिंगो पेस जो है कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आते हैं। और इसके बाद में कृष्ण देव राय ने ही शिव समुद्रम और जो आपका रायचूर दोआब है, ठीक है, रायचूर दोआब जो है आपका तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का इलाका है, इस पे कब्जा किया था कृष्ण देव राय ने। इसके बाद में कृष्ण देव राय ने 1523 में उड़ीसा और वारंगल पर अटैक करके उस पर कब्जा किया और विजयनगर साम्राज्य का उसको हिस्सा बना लिया था। और उत्तर में कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी से लेकर आपका दक्षिण में कावेरी तक। अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे भारत को, तो इस तरीके से आपका बनता है। ये ऊपर वाली आपकी गोदावरी, ये नीचे वाली कृष्णा, और ये कावेरी। यानी यहां से लेके यहां तक का एरिया कवर कर चुके थे। कौन कर चुके थे? कृष्णा देव राय, जो कि तुल वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ये कुछ चीनी ट्रेवलर हैं जो भारत में आए हैं अलग अलग समय पर, जैसे अल बरूनी। अल बरूनी आए मोहम्मद गजनी के समय में, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? किताब उल हिंद। फिर आए इब्न बतूता, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? रिहेला। फिर आए हुएनसांग, हुएनसांग किसके समय में आए हैं? हर्षवर्धन के समय में आए हैं। फिर आए फाहियान, फाहियान चंद्रगुप्ता के समय में आए हैं। फिर अब्दुल रज्जाक किसके समय में आए हैं? देवराय सेकंड के समय में आए। देवराय सेकंड जो है, ये आपकी जो संगम डायनेस्टी थी, संगम, ये कृष्ण देवराय मत समझ लेना इसको, जो संगम डायनेस्टी है उससे रिलेटेड है। इसके बाद में अबुल फजल, ये अकबर के समय में थे, इन्होंने अकबरनामा और आईनी अकबरी बुक लिखी है। इसके बाद में अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, इन्होंने तोताए हिंद, ठीक है, तोताए हिंद निक नेम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, बहमनी किंगडम। देखिए जिस तरीके से अगर मैप में देखें, तो अगर इस वाले इलाके में ये पूरा का पूरा इलाका जो है, अगर ये पूरा का पूरा इलाका विजयनगर साम्राज्य के अंडर में था, तो इसके बाद का जितना भी इलाका है, ये पूरा इलाका यहां से लेके ये पूरा तक का इलाका, ये बहमनी किंगडम के अंडर में आया करता था। बहमनी किंगडम जो है एक मुस्लिम सल्तनत थी, और इसके अंदर भी अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। ठीक है, तो बहमनी किंगडम का समय जो है वो 1347 से लेकर 1527 तक रहता है। कब रहता है भाई? 1347 से 1527 तक। और इस पे जो अलग अलग किंगडम शासन करते हैं वो कौन होते हैं? सबसे पहले बीजापुर, फिर अहमदनगर, फिर बरार, फिर गोलकुंडा, और लास्ट में है बीदर। तो ये पांचों के पांचों आप नाम याद रखिएगा। 5 किंगडम्स हैं आपके बहमनी किंगडम के अंदर, जो 5 वंश सीरियल वाइज एक के बाद एक शासन करते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटी। मिडिवल हिस्ट्री में मैक्सिमम यही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और मेरा यही टारगेट है कि इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है आपके, उसका एक बार रिवीजन हो जाए। आपने शायद ना भी पढ़ा हो तो पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जब एग्जाम देने आप जाएंगे ना, तो चीजें बड़ी अच्छे से स्ट्रोंगली आपको याद होंगी, और अच्छे से आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल्स की, क्योंकि आर्टिकल्स भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आर्टिकल में फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में समानता। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर
इक्वालिटी, स्वतंत्रता, समानता। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? जो आपकी पब्लिक जॉब्स होती हैं उसमें इक्वालिटी। इसके बाद में आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 20 क्या बोलता है? अपराध के विरुद्ध दो सिद्धि में संरक्षण यानी आपने कोई अपराध करा है तो आप उसमें अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 ये बोलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 है 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से मुक्ति। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 कारखानों में बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। संविधान देता है इस चीज को, किसी भी धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके बाद में आर्टिकल 26, ठीक है, इसको 26 कर लीजिएगा। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में क्या बता रहा है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है इसमें। आर्टिकल 27 बताता है कि धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, आप मुस्लिम हैं, आप नमाज पढ़ने में आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी आप वर्क करते हैं आपको रोका नहीं जाएगा। आप हिंदू हैं तो आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, कहीं रोका नहीं जाएगा। अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज आप पहन सकते हैं, उस पर आपकी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी अगर आप किसी के अधिकारों को ना छीन रहे हो तो। इसके अलावा आर्टिकल 28 क्या बताता है? धार्मिक संस्थानों में पूजा और धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता यानी धार्मिक संस्थान जो है उसमें आपको कल्चरल राइट्स दिए जाते हैं, आप अपने जहां धार्मिक संस्थान को स्टैब्लिश कर सकते हैं और वहां अपने धर्म से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, इतना पता होना चाहिए अभी सभी धर्म से रिलेटेड अपने अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में। आर्टिकल 29 क्या बताता है? जो माइनॉरिटीज होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, उनके उनके राइट्स हैं। आर्टिकल 30 क्या बताता है? माइनॉरिटीज के लिए जो एजुकेशनल राइट होने चाहिए वो बिल्कुल होने चाहिए। जो माइनॉरिटीज है उनके लिए शैक्षणिक अधिकार भी होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आर्टिकल 30 बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बताता है? रिट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन बताता है। आर्टिकल 44 बताता है समान नागरिक संहिता। और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 14 तारीख वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया है 14 नवंबर वाला। 14 नवंबर में आर्टिकल 44 पूछा है सीधा सीधा। क्या है आर्टिकल 44 में? आर्टिकल 45 क्या बताता है? 6 से 14 साल तक, 6 वर्ष तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना। आर्टिकल 54 क्या बताता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव होगा। आर्टिकल 56 बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो राष्ट्रपति कितने साल तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं? 5 साल तक बने रहते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 60 क्या बताता है? आर्टिकल 60 क्या बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाना। तो राष्ट्रपति को भारत में ओथ दिलाने का काम कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति को ओथ दिलाने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 61। तो राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर अगर इनको पोस्ट से इनको हटाना है तो इनके ऊपर महाभियोग चलेगा। आर्टिकल 72 क्या बताता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 74 बताता है आपको राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। इसके बाद में आर्टिकल 75 आपका बताता है कि सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पर किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके बाद में आर्टिकल 76 क्या बताता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, इनको यह भी बोला जाता है भारत में न्यायिक सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 100 क्या बताता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 क्या बताता है? राष्ट्रपति की वीटो पावर। आर्टिकल 110 धन विधेयक, मनी बिल के बारे में बात हो रही है यहां पर। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, या हम इसको बजट भी बोल सकते हैं। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट पेश करती है फरवरी मंथ में। तो किस आर्टिकल के थ्रू करती है? आर्टिकल 112 के थ्रू। इसके बाद में आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 क्या बताता है? वित्त विधेयक क्या होंगे? वित्त विधेयक है ना फाइनेंशियल फाइनेंस कम आप फाइनेंस जो बिल होते हैं या उससे रिलेटेड बात है यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंस जो बिल होते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, इसको हम बोल देते हैं। ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति की सुप्रीम पावर होती है। इसमें भारत में राष्ट्रपति किसी भी हिस्से और किसी भी टॉपिक पर लॉ बना सकते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी इस लॉ की रहेगी। इसके बाद में आर्टिकल 124 124 क्या बताता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, क्या भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा? ये आर्टिकल 124 बताता है। आर्टिकल 129 क्या बताता है? अभिलेख न्यायालय। दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 में जो हुआ था उसमें आर्टिकल 129 पूछा गया था
तो आर्टिकल 129 जो है ये अभिलेख न्यायालय से रिलेटेड है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसी के बारे में इसको बताया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 129 जो है। नेक्स्ट है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 क्या बताता है? राज्यपाल का कार्यकाल। आर्टिकल 161 क्या बताता है? राज्यपाल द्वारा क्षमादान शक्ति देना। और वहां पर राष्ट्रपति कितने आर्टिकल में बता रहे थे? राष्ट्रपति क्षमादान बता रहे हैं 72 में बता रहे हैं, और राज्यपाल 161 में बता रहे हैं। आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देना। आर्टिकल 164 राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति करना। आर्टिकल 165 क्या बताता है? राज्य के महान्यायवादी की नियुक्ति करना। देखिए, राज्य के जो महान्यायवादी होता है, एक तो होता है देश का महान्यायवादी, एक होता है राज्य का। तो राज्य के महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट करते हैं राज्यपाल, और देश की करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 174। ये क्या बताता है? राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का विघटन करना। आर्टिकल 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, ऑर्डिनेंस जारी करेगा स्टेट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर। आर्टिकल 226 क्या बताता है? उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। आर्टिकल 279 ए ये क्या बताता है? जीएसटी से संबंधित। आर्टिकल 280 क्या बताता है आपका? फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन जिसके 5 मेंबर होते हैं, उसको हर 5 साल के बाद जो राष्ट्रपति हैं वो इसको अपॉइंट करने का काम करते हैं। आर्टिकल 300 ए ये क्या बताता है आपका? ये बताता है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर संविधान में एक संशोधन होता है 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट 1978 में होता है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो प्रॉपर्टी राइट था इसको लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, और उसको एक नया आर्टिकल दिया जाता है जिस आर्टिकल का नाम है 300 ए। नेक्स्ट आर्टिकल 312 किस चीज से रिलेटेड है? यूपीएससी से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 किससे रिलेटेड है? जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 351 किससे रिलेटेड है? ओनली हिंदी भाषा। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 और 365 राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। और इसके बाद में आपके 2 आर्टिकल और हैं। 356 के बाद में आता है 360 में आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है आपका। ठीक है। और एक आता है आपका 368। ये आता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, संविधान संशोधन करना हो, तो अमेंडमेंट करने के लिए जो आर्टिकल है वो है आपका 368। तो 368 आर्टिकल है। आप याद रखिएगा, वर्तमान में संविधान के अंदर लगभग 480 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। जब संविधान बना था तब 395 ही आर्टिकल हुआ करते थे, और ये कुछ फेमस आर्टिकल्स है जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए। नेक्स्ट आपके अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट को लेके क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में होता है, और ये किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। और फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही संविधान के अंदर 9th शेड्यूल जो है, 9वीं अनुसूची जो है, इसको ऐड किया गया था। इसके बाद में सेकंड इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है आपका 1956 में होता है, सातवां संविधान संशोधन। इसके अंदर जो भारत में जो 14 स्टेट है, जो 14 स्टेट है, वो बनाए गए थे, प्लस में 6 यूटीज बनाई गई थी, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और भारत में एक राज्य से के अलावा एक से अधिक राज्यों में एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है एक ही समय में। ये सारे के सारे प्रोविजन जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए थे। इसके बाद में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि 1961 में होता है। इसमें दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए भारतीय संघ का, इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाता है। आर्टिकल 12 अमेंडमेंट जो कि 1962 में होता है, इसमें गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। और आर्टिकल अमेंडमेंट 21 जो कि 1967 में होता है, इसमें एक भाषा होती है आपकी सिंधी। तो सिंधी को पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था सिंधी को। और सिंधी हो गई थी हमारी 15 लैंग्वेज, 15वीं लैंग्वेज हो गई थी। स्टार्टिंग में पहले 14 ही थी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 22nd अमेंडमेंट जो कि 1969 में होता है। इस अमेंडमेंट में होता क्या है? असम राज्य के भीतर एक नया राज्य बना जिसका नाम था मेघालय। ठीक है।
इसके बाद में 26 अमेंडमेंट होता है 1971 में। इस अमेंडमेंट में जो प्रीवी पर्स थे आपके, इंदिरा गांधी ने वो खत्म कर दिए थे। इसके बाद में 36 अमेंडमेंट होता है 1975 में। इस अमेंडमेंट में सिक्किम को कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट होता है। इस 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में होता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कुछ बहुत सी चीजें ऐड की गई थी। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता दीजिएगा। 42nd अमेंडमेंट 1970 के थ्रू 19 पॉइंट्स को ऐड किया गया था, 19 पॉइंट को ऐड किया गया था। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड को हमारी प्रियम्बल यानी जो हमारी प्रस्तावना है उसका हिस्सा बनाया गया था। इसके बाद में चार सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। तो चार सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एजुकेशन के हैं, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजरमेंट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसके बाद में इसी अमेंडमेंट के थ्रू संविधान के अंदर एक नया पार्ट जोड़ा गया था, और नया पार्ट जो था आपका, नया पार्ट था आपका पार्ट 4A। पार्ट 4A जो रिलेटेड है वो आपका है फंडामेंटल ड्यूटी से। स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटी 10 हुआ करती थी, पर बाद में इसमें एक ऐड करके तो अब ये हो गई है 11। तो वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी? 11। नेक्स्ट 44 अमेंडमेंट 1978 में होता है। इस अमेंडमेंट में क्या काम होता है भाई? इस अमेंडमेंट में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसकी बहुत सारी चीजें 44 अमेंडमेंट में बदल दी जाती है। इसी अमेंडमेंट में जो प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी उसको खत्म कर दिया जाता है। आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया जाता है और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया जाता है। इसके बाद में 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, तो जिस वर्ड का इस्तेमाल करके 1975 में इमरजेंसी लगी थी उस इमरजेंसी को यहाँ खत्म करने का काम किया गया है। तो उसी अमेंडमेंट के थ्रू ये जो एक वर्ड था, जिस वर्ड का यूज करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टरबेंस, इसका यूज करते हुए इमरजेंसी लगी थी। इसको रिप्लेस करते हुए उस समय की जनता पार्टी सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक नया वर्ड दिया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह एक नया वर्ड दिया गया। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। इसके बाद में 52nd अमेंडमेंट आता है जो कि 1985 में आता है। इसमें क्या होता है? जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ होता है यानी दल बदल कानून, इसको लाया गया भारत के अंदर। इसके बाद में 61 अमेंडमेंट होता है जो कि 1989 में होता है। इसमें क्या होता है भाई? आपका जो आपकी वोटिंग राइट से जो मतदान का अधिकार था, इसकी जो एज है आपकी 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 69 अमेंडमेंट जो कि 1991 में होता है। 69वां संविधान संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संविधान संशोधन के थ्रू दिल्ली को एक स्पेशल राइट देते हुए इसको एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इस दिल्ली के अंदर पहली बार विधानसभा बनाई गई, और इसके ठीक अगले साल 1992 में दिल्ली में इलेक्शन हुए। नेक्स्ट 73 और 74 अमेंडमेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 73 रिलेटेड है पंचायत से और 74 रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटी से। इसके बाद में 86 अमेंडमेंट रिलेटेड है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को देना है। तो ये लाइन कहां कहां जोड़ी गई? तो ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A में जोड़ी गई, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में जोड़ी गई। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसमें 11वीं ड्यूटी ऐड की गई। ये तीनों लाइन जो है आपकी तीन अलग अलग हिस्से में जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। 86 अमेंडमेंट 2002। इसके बाद में 91 अमेंडमेंट 2003 में होता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो मंत्री परिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके ऊपर कैप लगा दी गई थी। कैप लगाने का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितने लोग किसी भी सरकार के अंदर मिनिस्टर बन सकते हैं। तो सेंटर में टोटल मिनिस्टर काउंसिल, टोटल जो मिनिस्टर्स होते हैं, टोटल जो मेंबर होते हैं उनका 50% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं, और स्टेट के अंदर 10% लोग ही किसी भी सरकार में मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके बाद में 92nd अमेंडमेंट होता है 2003 के अंदर, और इसमें तीन लैंग्वेजेस को संविधान का, चार लैंग्वेज को संविधान का हिस्सा बनाया जाता है। चार लैंग्वेज कौन कौन सी है? पहली है बोडो, दूसरी है डोगरी, तीसरी है मैथिली, और चौथी है आपकी संथाली।
4 लैंग्वेजों को हिस्सा बनाया जाता है संविधान का। नेक्स्ट है आपका 97 अमेंडमेंट। ये कब होता है? 2011 में होता है 97 अमेंडमेंट। और जो सहकारी समितियां हैं इनको संविधान का हिस्सा बनाया जाता है और संविधान में एक नया पार्ट ऐड करा जाता है। पार्ट का नाम था 9B। इसके बाद अमेंडमेंट होता है 100 अमेंडमेंट, जो कि 2015 में होता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टेरिटरीज का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को और बांग्लादेश से कुछ हिस्सा अपने पास में एक्सचेंज कर लिया जाता है। इसके बाद में अमेंडमेंट होता है 101, जो कि 2016 के अंदर होता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या होता है? जीएसटी को लाया जाता है भारत में भाई। फिर होता है अमेंडमेंट 102। 102 अमेंडमेंट 102 संविधान संशोधन 2018 में होता है। इसमें होता क्या है? जो ओबीसी कमीशन है इसको अप्लाई किया जाता है भारत के अंदर। अमेंडमेंट 103 2019 में होता है। जो ईडब्ल्यूएस है इसमें 10% कोटे का प्रावधान किया जाता है। अमेंडमेंट 104। 104 में क्या होता है? जो रिजर्वेशन होता है एससी और एसटी का, जो सीट रिजर्वेशन है पार्लियामेंट के अंदर, इसको आने वाले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 2029 तक इसको बढ़ा दिया जाता है। अब जो भी बात होगी 2029 में जाके होगी, ठीक है भाई। इसके अलावा इसी अमेंडमेंट में एक बात करी जाती है, जो कि सेंटर में यानी पार्लियामेंट में राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियंस को और राज्यपाल हर राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते थे। तो यह अपॉइंट वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब से राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी एंग्लो इंडियन मेंबर को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। फिर होता है 105। फिर है आपका 105 संविधान संशोधन, जो कि 2021 में होता है। इसमें हुआ क्या? जो क्रीमी लेयर है आपकी ओबीसी के अंदर, ओबीसी जो कैटेगरी है इसके अंदर क्रीमी लेयर होती है, क्रीम होती है। तो क्रीमी लेयर को पहचानना, उसको अलग करना, जिससे उसको रिजर्वेशन का प्रॉफिट ना मिल सके। तो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया कितना रखा है सरकार ने? जिनकी एनुअली इनकम कितनी रहेगी? 8 लाख। 8 लाख पर एनम, जिसकी भी इनकम इससे भी ऊपर चल रही है, 8 लाख से ऊपर चल रही है, उसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और उसको जो रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या बात है भाई, ये देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। स्वदेशी मूवमेंट आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये स्वदेशी मूवमेंट जो है बंग भंग आंदोलन है से रिलेटेड है। जो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं, तो उसी समय वहां के लोग एक दो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एक मूवमेंट का नाम होता है बंग भंग यानी बंगाल विभाजन, और दूसरे मूवमेंट का नाम होता है आपका स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट होता है। इसी में पहली बार जो विदेशी कपड़े होते हैं, बाइकआउट फॉरेन गुड्स का नारा दिया जाता है। देसी यूनिवर्सिटीज स्कूल बनाए जाते हैं। और इसी बीच में स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ में दूसरा मूवमेंट चलता है, बंग भंग मूवमेंट चलता है। इसके अलावा एक फ्रीडम फाइटर होते हैं इसी मूवमेंट के दौरान, बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में दो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। पहला फेस्टिवल है गणपति महोत्सव और दूसरा है शिवाजी उत्सव। ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जो बाल गंगाधर तिलक है, दो न्यूज़पेपर भी ये स्टार्ट करते हैं, पहला मराठी, दूसरा केसरी। तो मराठी जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में चलाते हैं और केसरी रिलीज करते हैं मराठी लैंग्वेज में। एग्जाम में बहुत बार आता है जो न्यूज़पेपर है केसरी और मराठी किसने चालू किए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद में बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द हो जाता है और ठीक इसके एक साल के बाद में 1912 में दिल्ली भारत की नई राजधानी बनती है, जो कि पहले कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता से ट्रांसफर करते हुए दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया जाता है। इसके बाद में आंदोलन के दौरान 1907 जब स्वदेशी मूवमेंट हो ही रहा था, 1905 में स्टार्ट होता है, तो 1907 में कांग्रेस जो होती है ना, पहली बार दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। इसको नरम दल और गरम दल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ, तो आंसर क्या बताएंगे? 1907 में हुआ। इसके बाद में ठीक इसके अगले साल 1908 में बाल गंगाधर तिलक को इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए इनको कहां भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया और दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बन गई। नेक्स्ट है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भारत में गांधी जी द्वारा नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया पहला कोई मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी स्टार्ट करते हैं। गांधी जी की लीडरशिप में पहली बार नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया गया कोई भी बहुत बड़ा मूवमेंट था। इसमें मजदूर हो गए, आम जनता हो गई, शहरी वर्ग हो गया, सामान्य वर्ग हो गया, महिला होगी, छात्र हो गए, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए, सरकारी नौकरी करने वाले हो गए, सभी लोग इनका साथ देते हैं। और बाइकआउट फॉरेन गुड्स जो होता है उसका नारा दिया जाता है और देसी अपनाओ का भी नारा दिया जाता है। इसके बाद में
असम के चाय बागान के जो मजदूर होते हैं इसी मूवमेंट के दौरान हड़ताल कर देते हैं और बंगाल रेलवे के कर्मचारी भी हड़ताल कर देते हैं। ठीक इस मूवमेंट के ठीक 2 साल के बाद में 1922 में एक इंसिडेंट होता है गोरखपुर के चोरी चौरा में। गोरखपुर के चोरी चौरा में 22 पुलिसमैन को वहां की लोकल जनता जो है थाने के अंदर बंद करके आग लगा देती है और 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। तो गांधी जी को जब इस बात का पता लगता है तो गांधी जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको वो बंद कर देते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कब करा गया? तो आंसर आएगा 1922 में। क्यों करा गया? चोरी चौरा कांड के थ्रू। चोरी चौरा कांड कहां पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। चोरी चौरा में हुआ क्या था? 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था जिसके कारण गांधी जी ने बंद कर दिया। ठीक है। और ठीक इसी मोमेंट के दौरान एग्जाम में आ जाता है 1920 जब आपका मूवमेंट स्टार्ट होता है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान किस फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई थी? तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही डेथ हो गई थी 1920 में। नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है आपको 1919 में स्टार्ट हो जाता है। आपका दुनिया भर के अंदर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 में और 1918 में ये खत्म हो जाता है। और इसके बाद में ट्रीटी ऑफ सेवर्स होती है। सेवर्स की संधि होती है, टर्की से करता है इंग्लैंड। इसके बाद में टर्की के 2 हिस्से कर देता है सेवर्स की संधि से। और इसके अलावा जो तुर्की के खलीफा होते हैं इसकी पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। बस इसी कारण दुनिया भर के जो मुस्लिम होते हैं ब्रिटेन के खिलाफ हो जाते हैं अंग्रेजों के। और ठीक उसी खिलाफत में भारत के मुस्लिम एक नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को जो स्टार्ट करते हैं वो होते हैं अली ब्रदर्स, जिसमें अली ब्रदर्स में एक होता है आपका शौकत अली और दूसरा आता है आपका मोहम्मद अली। तो अली ब्रदर्स का साथ में जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं उसमें मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, ये कुछ लोग होते हैं जो खिलाफत के फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। ठीक है भाई। और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों साथ के साथ चलते हैं। इसके बाद बात है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी भाई कब बनी? 1923 में बनी। ये किसने बनाई? सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू ने। कारण, जब खिलाफत मूवमेंट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है 1922 में, तो जो कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े लीडर होते हैं गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। उन्हीं नाराज लीडर्स में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं और ये कांग्रेस से अलग होते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के फाउंडर मेंबर ये हैं और ये बनी कब थी? 1923 में बनी थी। और 1925 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी। नेक्स्ट, दांडी मार्च। दांडी मार्च काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना? तो दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट करा था गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 72 समर्थकों के साथ में। 12 मार्च को स्टार्ट करा था, 6 अप्रैल को खत्म करा। 240 मील की इन्होंने यात्रा तय करी थी। 24 दिन इनको लगे थे। ठीक है, 24 दिन लगे थे और गुजरात के दांडी में पहुंचकर इन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। और जैसे इन्होंने नमक कानून तोड़ा, एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिस मूवमेंट को नाम कहते हैं सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई। किसके कारण हुई? दांडी मार्च के बाद हुई। ठीक है। तो सीडीएम में आपको जानने लायक बातें बाकी बेसिक सारी बातें एनसीएम से रिलेटेड है। बस एक इसमें दो बातें अलग है। एक तो इसमें मुस्लिमों का जो पार्टिसिपेशन था बहुत ही ज्यादा कम था। दूसरा, जो एनसीएम मूवमेंट है इसके अंदर जितने भी क्रांतिकारियों ने गिरफ्तारी दी थी उसके 3 गुना ज्यादा क्रांतिकारियों ने सीडीएम मूवमेंट में अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच होता है भाई? अंबेडकर और गांधी के बीच होता है। कब होता है? 1932 में होता है। फिर आता है आपका अगस्त ऑफर जो कि 1940 में होता है। फिर आता है आपका क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आता है। फिर आपका आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1942 में ही आता है। फिर आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1945 में आता है। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में आता है। और फिर माउंट बेटन आता है आपका 1947 में। और माउंट बेटन योजना के थ्रू ही भारत का विभाजन किया जाता है। ठीक भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जब भी विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी से कोई भी वीडियो देख आती है तो आप लोगों को देखने को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जो घंटे वाला बटन होता है ना, बेल आइकन, उसका जरूर प्रेस कर दें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ माउंटेन। तो दुनिया में अलग अलग टाइप के माउंटेन रेंज मिलती है हमें। तो कुछ माउंटेन रेंज हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहली माउंटेन रेंज यहां मिलेगी आपको, ये वाला इलाका में। इस माउंटेन रेंज का नाम है आपका रोकी। क्या नाम है इस माउंटेन रेंज का नाम? रोकी। सॉरी, इस माउंटेन रेंज का नाम है आपका एंडीज।
ये जो माउंटेन रेंज आपको साउथ अमेरिका वाले रीजन में मिलती है, इसका नाम क्या है आपका? एंडीज माउंटेन रेंज। एक माउंटेन रेंज आपको यहां मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में, इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम है आपका रॉकी। एक माउंटेन रेंज आपको अफ्रीका वाले रीजन में मिलेगी, इस वाले रीजन में यहां पर, इसका नाम क्या है आपका? एटलस। इसका नाम एटलस है। एक माउंटेन रेंज यहां मिलेगी आपको यूरोप में, इस वाले रीजन में यहां पर मिलेगी ऐसी। इस वाली माउंटेन रेंज का नाम क्या है आपका? एल्प्स। ALPS, एल्प्स। एक माउंटेन रेंज यहां है आपका, जो कि एशिया को अब यूरोप से अलग करने का काम करता है, एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करती है। इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है आपका? यूराल, URAL। एक माउंटेन रेंज आपको यहां मिलेगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका हिमालय। इसका नाम क्या है आपका? हिमालय। एक माउंटेन रेंज यहां है आपकी, ये वाली। ये माउंटेन रेंज नहीं है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये एक कोरल रीफ है, मूंगा चट्टान है, जो कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई। तो वर्ल्ड की कुछ फेमस माउंटेन रेंजेस हैं आपकी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज अभी हाल फिलहाल में, अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो इसमें से क्वेश्चन ये आता है आपका यहां से, फिलहाल में एल्प्स, एटलस जो माउंटेन है, इसके बराबर में एक कंट्री है यहां पर, इस कंट्री का नाम है मोरक्को। ठीक है, क्या नाम है उसका कंट्री का? मोरक्को। और मोरक्को कंट्री में हाल फिलहाल में ही अर्थक्वेक आया था, तो भूकंप आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मोरक्को, जिसमें हाल फिलहाल में भूकंप आया है, ये किस माउंटेन रेंज के नजदीक है? तो आंसर होगा एटलस की। नेक्स्ट, जो जो भी माउंटेन रेंज मैंने आपको बताई है, उन सभी माउंटेन रेंज के यहाँ पर किलोमीटर्स यहाँ दिए हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है एंडीज की 7,000 किलोमीटर है, और जो कि भारत में हिमालय है, हिमालय की रेंज, हिमालय कितना बड़ा है? ये आपका 2500 किलोमीटर है। ठीक है, 2500 किलोमीटर लंबा है। तो जो माउंटेन्स होते हैं, ये 3 टाइप के माउंटेन होते हैं। एक माउंटेन आपको मिलेगा इस टाइप पे, ऐसे। एक माउंटेन रेंज मिलेगी आपको इस टाइप में। तो पहला माउंटेन रेंज को बोलते हैं हम फोल्ड। क्या बोलते हैं? फोल्ड। दूसरे वाली माउंटेन रेंज को बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, फोल्ड और ब्लॉक। तो हिमालय जो है ये एक फोल्ड माउंटेन है, वहीं एंडीज जो है ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, और रॉकी फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। और एक होता है आपका वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन जो कि ज्वालामुखी से बनता है। तो जो आपका जापान में एक माउंटेन है फूजी, क्या नाम है जापान के माउंटेन का? फूजी। फूजी माउंटेन जो है, फूजीयामा जो माउंटेन है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस। तो चट्टानें 3 टाइप की होती हैं भाई, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इग्नियस, सेडिमेंट्स और मेटामॉर्फिक। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि पहले होगी आपकी इग्नियस, इग्नियस टूट जाएगी तो बनेगी सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स जब टूट जाएंगे तो बनेगा मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक्स में जब ये वापस मैग्मा में, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो लिक्विड से फिर मैग्मा जो वापस से मेल्ट होकर वापस से धरती पर आएगा, सूख जाएगा, तो क्या बनेगा? इग्नियस रॉक। ठीक है भाई। तो टाइप ऑफ रॉक में 3 टाइप की रॉक होती है, तीनों रॉक आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में टाइप ऑफ क्रॉप की बात करें, फसलों की बात कर लें, तो फसल भी आपकी 3 टाइप की होती है, खरीफ की होती है, रबी की होती है, और जायद की होती है। खरीफ में आपका चावल, ज्वार, मक्का, चाय, रबड़, कॉफी, तिल, अनाज, अरहर, दाल, मोती, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिल, ये सारे आ जाएंगे। और वहीं आपका अगर बात करें रबी में, तो गेहूं, जई, जौ, दाल, अनाज, तिलहन और अलसी, ये आ जाते हैं। और जायद में खीरा आ जाता है, कद्दू आ जाता है, करेला आ जाता है, तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, गन्ना आ जाता है, मूंगफली आ जाती है, और दालें भी जायद का ही हिस्सा हो जाती हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जो सभी में इक्वली आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका? ये आपका मैग्मा है। ये क्या है भैया आपका? मैग्मा। मैग्मा सूखने के बाद बनाता है इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक के भी अपने कुछ टाइप होते हैं। जैसे इसमें कुछ फेमस है, जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट और प्यूमिक। ये 3 आपके नाम ऐसे हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान और प्यूमिक चट्टान किसका एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट चट्टान का एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? एक तो कोयला हो सकता है आपका, सैंडस्टोन हो सकता है, रॉक सोल्ट हो सकती है, सेल हो सकती है, जिप्सम हो सकता है आपका। ठीक है,
डोलोमाइट हो सकता है आपका, और आपका लाइमस्टोन होगा, ठीक है, और चौक हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके सेडिमेंट यानी अपसादी चट्टानों के। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसमें जो एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है मार्बल का, ठीक है, मार्बल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर क्वार्टर्स आपको मिल जाएगा यहां पर, और इसके बाद आपको स्लेट मिल जाएगी यहां पर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्लेट हो गई, क्वार्टर्स हो गई, और मार्बल होगी। तो जो आपका ताजमहल है वो किस टाइप की चट्टान से बना है? वो मेटामॉर्फिक यानी आपकी मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल किसका एग्जांपल है? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित या जो आपकी रूपांतरित चट्टानें होती हैं उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका इंडस रिवर सिस्टम। देखिए, ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो भारत में 3 टाइप के रिवर सिस्टम आप देखते हैं। पहली रिवर सिस्टम है इंडस, दूसरी रिवर सिस्टम है आपकी गंगा, और तीसरी रिवर सिस्टम है आपकी ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर सिस्टम काफी इंपोर्टेंट है। इसके बाद में नीचे की रिवर सिस्टम है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगर इन रिवर्स के बारे में, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पता है, तो एग्जाम में आप मैक्सिमम चांस है कि आपके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इंडस की ये एक्सचेंज कर लीजिएगा आप ये इस तरीके से। तो इंडस की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है उसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज है। और वहीं राइट ट्रिब्यूटरीज देखें तो श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम की जो राइट ट्रिब्यूटरीज है इसमें यमुना और सोन रिवर है, और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आपकी गोमती है, घाघरा है, गंडक है, और आपकी कोसी है, और महानंदा रिवर है। वहीं अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसमें राइट राइट ट्रिब्यूटरीज में लोहित है, दिबांग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस है और तीस्ता है। वहीं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बराक है, दिहांग है, धनसिरी है, दिबांग है, सिकांग है, और लोहित भी आ जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज से रिलेटेड। स्पोर्ट्स एंड जो ट्रॉफीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लें तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए हैं। कहां पर हुए हैं? बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर हुए हैं। जो इंग्लैंड में एक शहर है बर्मिंघम, उसके अंदर ये गेम्स हुए। इसका मोटो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। और ओपनिंग सेरेमनी किसने करी थी, किस भारतीय प्लेयर ने करी थी? पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह क्या है? एक हॉकी प्लेयर है। पीवी संधू टेनिस खेलती है। इसके बाद में बैडमिंटन खेलती है, सॉरी। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? अचत शरत कमल, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। और इनके साथ कौन थी? निखत जरीन, जो कि एक बॉक्सर है, ठीक है। फर्स्ट मेडल जो है ये किसने जीता था? साकेत महादेवन ने जीता था, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने वेट लिफ्टिंग में। और भारत में फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? मीराभाई चानू, वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? 61 जीते, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, और 23 ब्रॉन्ज थे। और भारत दुनिया का सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ? 1923 में हुआ। कब हुआ भाई? 1930 में हुआ। दुनिया का सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ है कब हुआ आपका? दुनिया का सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में होता है। कहां पर होता है? हैमिल्टन, कनाडा, ठीक है। कहां पर होता है? हैमिल्टन, कनाडा के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका पद्मा विभूषण अवार्ड। 2023 में कितने लोगों को पद्मा विभूषण मिला? 6 लोगों को मिला। कौन कौन है? बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन है, एस एम कृष्णा है, दिलीप महालोबनीस है, श्रीनिवास वर्धान है, और मुलायम सिंह है, ठीक है। 6 लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। रनर अप कौन रहे हैं? स्टोफनिस सिस्टिपास, ठीक है। इसके बाद में विंबलडन 2023 ये किसने जीता है? सी अल्क्राज ग्राफिया ने जीता है, स्पेन के रहने वाले हैं। रनर अप कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। वहीं अगर हम फ्रेंच ओपन 2023 की बात करें तो विनर कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच रहे हैं। रनर अप कौन रहे हैं? कैस्पर रूड रहे हैं। और वहीं अगर हम यूएस ओपन 2023 की बात करें तो इसमें विनर कौन रहा है? नोवाक जोकोविच रहा है। और रनर अप कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। नेक्स्ट
ये क्रिकेट आपके कुछ स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ट्रॉफीज हैं जो एग्जाम में ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि फलाना ट्रॉफी किस एग्जाम से किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो एक नंबर का क्वेश्चन होता है, बस चूक जाते हैं थोड़ी सी बात से। तो इस वीडियो में हम ये भी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए इस वीडियो को अच्छे से। और जो भी इस वीडियो पे अभी नए आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो को शेयर करना जरूर करें आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट। तो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं? ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, एशिया कप है। वही बैडमिंटन में दे बात करें तो मैड्रिड ओपन, स्विस ओपन, मलेशियन ओपन, उबेर कप और थॉमस कप। वही फुटबॉल में देखें तो हीरो सुपर लीग है आपका, संतोष ट्रॉफी है, डूरंट कप है आपका, यूईएफए चैंपियनशिप है आपकी, और इंग्लिश प्रीमियर लीग इसके अंदर चलता है। किसके अंदर? फुटबॉल के अंदर। हॉकी के अंदर देखें तो सुल्तान ऑफ जोहर कप है आपका, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी यहाँ खेली जाती है। वहीं टेनिस में देखें तो टेनिस में डेविस कप है आपका, एटीपी कप है, इटालियन ओपन है, स्विस ओपन है आपका, मियामी ओपन है, मैड्रिड ओपन है और मैक्सिकन ओपन है। तो ये कुछ ट्रॉफीज हैं, कुछ स्पोर्ट्स के अंदर ट्रॉफीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कुछ अवार्ड है, अवार्ड किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे कि बात करें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे से। ये एशिया का, इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। और 2023 का रेमन मैग्सेसे से किसको मिला है? 2023 का रेमन मैग्सेसे से किसको मिला है? तो असम के एक डॉक्टर है रवि कनन। असम के एक डॉक्टर हैं, क्या नाम है उनका भाई? रवि कनन। रवि कनन को 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ग्रेमी अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड एल्बम के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड जो है रिपोर्टिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, जो रिपोर्टर्स होते हैं न्यूज एरिया में। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है। व्यास सम्मान लिटरेचर में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान लिटरेचर में दिया जाता है। बिहारी अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है। मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है। एबेल प्राइज मैथ के, इसको मैथ का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। और बुकर अवार्ड जो है ये भी लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो आपकी सेंसस है, सेंसस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ सेंसस भी हमने कवर करने की कोशिश करी है। जैसे स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो आंसर है बिहार। कितना है भाई? 1102 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। कितना? 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वहीं यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन, यानी ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? तो आंसर क्या आएगा? लक्षद्वीप की सबसे कम है। वहीं स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है भारत में इसकी पॉपुलेशन सबसे हाई है? तो आंसर आएगा उत्तर प्रदेश है भाई, बिल्कुल है, सही बात है। इसके बाद में स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, स्टेट ऐसा कौन सा स्टेट है इसकी पॉपुलेशन सबसे लो है? तो आंसर क्या आएगा? सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन 2000 सेंसस, जो 11 की सेंसस हुई है उसमें सबसे लो दिखाई गई है। इसके बाद में स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो केरल है। माई स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो तो हरियाणा है। सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है? हरियाणा है, लिंग अनुपात। और विद स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, लिटरेसी को बोलते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन के मामले में भारत में कौन सा स्टेट सबसे आगे चल रहा है? तो केरल आगे चल रहा है। और सबसे पीछे कौन सा चल रहा है? तो बिहार चल रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद में भारत में जो लिटरेसी रेट है 2011 की सेंसस के अनुसार, तो टोटल मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 82%, फीमेल 65% और एवरेज 74% के आसपास सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बताई गई थी सेंसस 2011 में? 121 करोड़। अभी कितनी हो गई है? डेटा रिलीज हुआ नहीं है, पर अभी जो पॉपुलेशन बताई जा रही है वो 142 करोड़ की बताई जा रही है, ठीक है भाई। इसके बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट हिस्सा भारत कवर करता था 2011 में? 17.5%। अभी तो मेरे ख्याल से 20% के आसपास भी जा सकते हैं। इसके बाद में पॉपुलेशन इन दी एज ऑफ ग्रुप 0 to 6, भारत में 0 से लेकर 6 साल तक के कितने बच्चे जिंदा हैं? तो आंसर आएगा 2011 के सेंसस के अनुसार 16 करोड़। इसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व भारत में टोटल डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी है? 382 पर 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में लिटरेसी रेट पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका डांस एंड डांसर्स। डांस है, डांसर से हमसे रिलेटेड लोग हैं, जैसे कथकली है। कथकली से रिलेटेड है आपकी रागिनी देवी, शांता राव, कृष्णा नायर, गोपीनाथ राघवन
और रीता गांगुली। इसके बाद में कथक से रिलेटेड है बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी, शंभू महाराज। मणिपुरी से रिलेटेड जो आप मणिपुरी डांस है इससे रिलेटेड है आपका गुरु विपिन शर्मा, चरण मल्हार, सविता मेहता। ओडिसी जो कि ओडिशा में होता है, ओडिशा में किया जाता है, इससे रिलेटेड जो है आपका वो माधवी मुदगल और किरण सहगल, दो नाम यहां पर आएंगे। और कुचिपुड़ी अगर बात करेंगे, कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो नाम है वो यामुनी कृष्णा मूर्ति। ठीक है, यामुनी कृष्णा मूर्ति, स्वप्ना सुंदरी, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये आएंगे। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड जो पर्सन है वो कौन कौन है, समिता राजन और सुनंदा नायर। इसके बाद में सत्रिया, सत्रिया से रिलेटेड जो आपके पर्सन है वो है श्रीमंत शंकर देव और मधुस्मिता बोरा। इसके बाद में भरतनाट्यम से रिलेटेड है आपकी रुक्मणी देवी, मीर मीर नालिनी, मृणालिनी साराभाई, यामुनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन। ये कुछ नाम हैं जो कि आपके शास्त्रीय संगीतों से रिलेटेड है और एग्जाम में बहुत बार जो आपके डांस हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिस्ट हैं उनके क्वेश्चन आते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोहिनी अट्टम, एक क्लासिकल डांस है और किस राज्य से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। दूसरा है भांगड़ा, पंजाब से रिलेटेड है। गरबा गुजरात से रिलेटेड है। लावणी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। घूमर ये भी राजस्थान से रिलेटेड है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथकली ये केरल से रिलेटेड है। बिहू ये असम से रिलेटेड है। फिर है कथक, ये यूपी से रिलेटेड है। ओडिसी ओडिशा से। बाउल डांस वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। नाटी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। रऊफ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। सत्रिया असम से रिलेटेड है। छोलिया और हुड़किया ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। और आपका चरकुला ये किस रिलेटेड है, आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बुक एंड ऑथर्स, कुछ स्पेशल बुक हैं और उनके कुछ राइटर्स हैं, तो उसको भी हमने कवर किया है और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो आप देखिए कौन कौन सी बुक है और उनके राइटर कौन कौन से हैं। तो सचिन एट द रेट 15 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, तो किसने लिखी है ये, बोरिया मजुमदार ने लिखी है। सेकंड अ मैटर इफ हर्ट एजुकेशन इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, अनुराग बेहर ने लिखी है। विक्ट्री सिटी ये किसने लिखी है, सलमान रशीद ने लिखी है। इसके बाद है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, किसने लिखी है, एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसके बाद में वाई डिड यू कम अर्लियर, वाई डिड यू कम अर्लियर किसने लिखी है, कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। इसके बाद में आपकी अंबेडकर अ लाइफ, अंबेडकर जी के ऊपर, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक बुक लिखी है, किसने लिखी है, शशि थरूर ने लिखी है। इसके बाद में ब्रेव हार्ट ऑफ भारत किसने लिखी है, विक्रम संपत ने। नाउ यू ब्रीथ किसने लिखी है, राखी कपूर। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसने लिखी है, बिमल जालान। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लेजेंड किसने लिखी है, फैजल फारूकी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी है, राम बहादुर राय। प्लेस कार्ड होम किसने लिखी है, प्रीति शिनोय। इसके बाद में टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड बुक किसने लिखी है, गीतांजलि श्री ने लिखी है। और बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा किसने लिखी है भाई, आलोक चक्रवाल ने लिखी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक। इकोनॉमी में क्या पूछा है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग, बैंकों का क्लासिफिकेशन। भारत में बैंक कितने टाइप के होते हैं, तो एक तो होते हैं आपके कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में आपके पब्लिक बैंक भी आ जाते हैं, फॉरेन बैंक भी आ जाते हैं, प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं और आरआरडी भी आ जाते हैं। इसके बाद में होते हैं आपके स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। फिर आते हैं आपके पेमेंट बैंक, पेमेंट में पेटीएम, पेटीएम बैंक हो जाता है आपका, पेटीएम बैंक है आपका। एयरटेल बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका, है ना, ये पेमेंट बैंक का एग्जांपल है। और फिर आती है आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो अभी किसी भी टॉपिक को डीपली समझने की जरूरत नहीं है, इसको ओवरव्यू समझ लीजिए। एग्जाम में जो आ रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही आ रहे हैं, कोई इतना डीप नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक, इसकी बात कर लेते हैं। हमने बात करी थी कमर्शियल बैंक का एग्जांपल है आरआरबी। आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक,
इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है 1975 में, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, अक्टूबर 2 1975 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और भारत में इसकी स्थापना कब करी जाती है? 1976 में। पहला आरआरबी जो बैंक है वो 1976 में सेटअप किया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है इसका। नेक्स्ट, अगर किसी भी आरआरबी को बनाना हो, किसी भी आरआरबी को बनाना हो तो उसको बनाने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है? 50% रेशियो किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। स्पॉन्सर बैंक का 35% रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का कितना रहेगा? 15% का रेशियो रहेगा। ठीक है भाई, अगर आरआरबी बनाना है तो आपको 15, 50, 35 और 15 का रेशियो रखना पड़ेगा, और ये रेशियो भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, अगर आरआरबी को रेगुलराइज करना है या आरआरबी को कंट्रोल करना है तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? एक संस्था है, इसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। इसका काम क्या है? जो आरआरबीज है इसको कंट्रोल करने का काम करता है, और नाबार्ड को कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई किसी भी बैंक को भारत में कंट्रोल करने के लिए दो टूल का इस्तेमाल करता है। एक टूल है आपका आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा टूल है आपका आरबीआई एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दो एक्टों का इस्तेमाल करता है, आरबीआई एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934। दोनों एक्ट का इस्तेमाल करके भारत में आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है, उनको लाइसेंस जारी करता है और बैंकों का मर्जर भी करता है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। नाबार्ड के जो है ये आरआरबी को कंट्रोल करता है। उसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो किसी भी राष्ट्रीय आय, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु, वस्तु यानी जो प्रोडक्ट होता है आपकी, सेवा यानी सर्विस होती है, उसकी मेजरमेंट होती है। अगर आपको किसी भी देश की राष्ट्रीय नेशनल इनकम निकालनी है, तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, एनडीपी निकालना है, तो इसके लिए आपको जीडीपी निकालना आना चाहिए। और अगर वो जीडीपी है तो जीडीपी निकालने के बाद में जो भी आपका लॉस हुआ है उसको माइनस कर दो। अगर जीडीपी में से आप जो भी आपका जीडीपी के अंदर जो लॉस हुआ है उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जो भी नेशनल इनकम आपकी निकल के आती है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जैसे नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन जो है उससे डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी हमारी। इसके बाद बात करें नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो इसमें सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स प्लस एफ माइनस डी का फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे तो नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। तो नेशनल इनकम में हम क्या क्या ऐड करते हैं? फॉर्मूला नहीं आता है, क्या आता है? क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या डेप्रिसिएट करते हैं, क्या क्या माइनस करते हैं। तो नेशनल इनकम में मेनली आप समझ लीजिए जो इंडियंस हैं, अगर वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर कमा रहा है, और एक इंडियन होता है जो इंडिया के बाहर कमा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनआरआई। दोनों इंडियन है, एक इंडियन जो इंडिया के अंदर कमा रहा है, एक इंडियन जो इंडिया के बाहर कमा रहा है, तो दोनों की कमाई को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। प्लस में एनआरआई जो कमा रहा है वो डॉलर से कमा के भारत भेज रहा है, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, वो भी इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा हो जाएगा। प्लस में जो फॉरनर्स भारत में रहकर भारत के बाहर पैसा भेज रहे हैं कमाकर, उसके पैसे को माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इंडियन के पैसे को चाहे भारत के बाहर, सभी के पैसे को, इनको इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो फॉरनर्स होते हैं इनकी इनकम को माइनस कर देंगे, और जो भी सम निकल के आएगा उसी को कहते हैं हमारी नेशनल इनकम। ठीक है भाई, उसी को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहा जाता है। इसके बाद में प्लानिंग कमीशन है आपके, देख लीजिए प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन में टोटल प्लानिंग कमीशन आपके 12 आए हैं, और 2014 से प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद में नीति आयोग आ गया है। तो प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के हेड? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके मेंबर कौन होते हैं? जितने भी स्टेट्स होते हैं, हमारे स्टेट होते हैं, और स्टेट के प्लस में जो हमारी यूटीज होती हैं, तो यूटीज के जो चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो रेशियो होता है, वोटिंग रेशियो जो होता है वो कितना होता है? वोटिंग रेशियो होता है आपका, अगर प्लानिंग कमीशन में कोई भी डिसीजन लेना है आपको, तो उसमें वोटिंग रेशियो आपका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा 1/3 का, और स्टेट का रहेगा, जो स्टेट्स हैं, 2/3 का। ये कुछ रेशियो रहता है, इस रेशियो से ही वोटिंग करी जाती है।
इसके बाद में प्लानिंग कमीशन, पहला प्लानिंग कमीशन कब आया? 1956 में आया। इस प्लानिंग कमीशन का मोटो क्या था? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और एग्रीकल्चर को इसमें बढ़ावा दिया गया था। सबसे पहली बात क्या है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का काम किया गया था। इसके बाद सेकंड कमीशन आता है 1956 से 61 में। महान लोबनिस जो मॉडल है उस पर ये आधारित है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का काम इसमें किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका थर्ड प्लानिंग कमीशन, जो कि 1961 से 66 तक रहता है। और इसमें अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बढ़ावा दिया गया था। क्योंकि इस कमीशन में भारत पाकिस्तान और भारत चाइना वॉर भी हुआ था, तो फूड सप्लाई कम हो गई थी। तो फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन का मेन मोटिव था, मेन एग्जाम्पल था, ठीक है। तो खाद्यान्न के उत्पादन पर मेन फोकस किया गया था। इसके बाद में फोर्थ प्लानिंग कमीशन आता है आपका 1961 से 66 के बीच में। गाडगिल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में होता क्या है, प्लानिंग जो फैमिली प्लानिंग है इस पे जोर दिया जाता है। श्वेत क्रांति इसमें स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ प्लानिंग कमीशन 1974 से 1979, इसमें पॉवर्टी को अबोलिश करने के बारे में बात की जाती है। और 20 सूत्री कार्यक्रम जो है फिफ्थ जो प्लानिंग कमीशन है इसी में चालू किया जाता है। इसके बाद में सिक्स प्लानिंग कमीशन 1980 से 85 में होता है। इसमें रोलिंग प्लान स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आपकी पॉवर्टी है, पॉवर्टी को खत्म करना है और अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करना है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। इसके बाद में सेवन प्लानिंग कमीशन 1985 से 19 में आता है आपका, ठीक है। और इस 19 का जो मॉडल होता है उसको मॉडल के क्या कहते हैं हम, जॉन डब्ल्यू मिलर। तो सातवां प्लानिंग कमीशन जो कि 1985 से 90 के पास आता है, ये किस मॉडल पर आधारित होता है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित होता है। इसमें किस चीज पे फोकस किया गया है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे फोकस किया गया है। इसके बाद में सेल्फ रिलायंस, जो सोशल जस्टिस एंड जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर इसके ऊपर फोकस किया गया था। नेक्स्ट है आपका एट प्लानिंग कमीशन 1992 से 1997 तक ये रहता है। और ये सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है, एम्फासिस ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट पर विकास करता है। एट प्लानिंग कमीशन 1992 से 1997 के बीच में आता है, ठीक है। और जो मैला ढोने की प्रथा थी, मैला ढोने की जो प्रथा थी, इसको पूरे तरीके से एट प्लानिंग कमीशन में खत्म कर दिया गया था। इसके बाद में नाइन्थ प्लानिंग कमीशन आता है 1997 से 2002 के अंदर। और इसमें जो एग्रीकल्चर होता है इसको प्रमोट करने का काम किया जाता है मेनली। और वही बात है, पॉवर्टी पर, एजुकेशन पर और क्वालिटी को सुधारने, लाइफ जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है इसको सुधारने पर फोकस किया जाता है। टेंथ प्लानिंग कमीशन 2002 से 2007 तक आता है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है, समावेशी विकास। और इसमें जो अरेंजमेंट वेयर मेड टू फिक्स द टारगेट एट द सेटल लीव, यानी अगर आपको कहीं भी रहना है राज्य स्तर पर, आपका जो जीवन स्तर है जीने का, उसमें आपको लिवेबिलिटी जो है आपकी वो क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए और आपके पास में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11th प्लानिंग कमीशन, जो कि 2007 से 2012 तक आता है। ये एक्चुअल में सीधा सीधा रिलेटेड था टू अचीव द गोल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समावेशी विकास को फॉलो करता है आपका 11th प्लानिंग कमीशन। और लास्ट आता है आपका 12th प्लानिंग कमीशन, जो कि 2012 से स्टार्ट होता है और ये 2017 तक चलता, 2012 से 2017 तक चलता। और जो आपका समावेशी विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसी से रिलेटेड था। पर हुआ क्या, यहाँ इस चीज को खत्म कर दिया गया। 2014 में नीति आयोग आ गया और ये प्लानिंग कमीशन 2017 से पहले ही इसको खत्म करके नीति आयोग को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो अभी हाल फिलहाल में प्लानिंग कमीशन नहीं काम करता है। अभी हाल फिलहाल में काम कौन करता है? नीति आयोग काम करता है। पर एग्जाम में प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आ रहे थे तो हमने इसको भी एड ऑन कर लिया है यहाँ पर। एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है? एल एल यानी लिबरलाइजेशन, ठीक है। पी यानी प्राइवेटाइजेशन और जी यानी ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है अ, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए? 1991 में आए।
तो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और मैक्सिमम टाइम आता भी है भाई। तो प्रधानमंत्री थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों ये क्लास है आप लोगों की दिल्ली पुलिस स्पेशल कांस्टेबल से रिलेटेड। तो आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए, अच्छे से क्लास को देखिए और एग्जाम से पहले एक बार और हो सके तो दो बार इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको उसमें इस क्लास को शेयर करिए ताकि आपके अलावा वो भी ये लोग देख पाए क्लास एग्जाम जाने से पहले। और जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम दिल्ली पुलिस स्पेशल से ही है, आने वाले जितने भी एग्जाम हो सकते हैं। तो आपको कहते हैं ना क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन क्लास है ये। तो आप कभी भी यूट्यूब पे अगर एक्टिव होते हैं तो इस चीज को आप देख सकते हैं। और विजन कॉम्पिटेटिव अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।